हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने बात की थी बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन किया था अपन ने। लेंथ, टाइम और मास के बारे में बात कर लेते। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्लेनेशन जो है, यहाँ पे उसने इसमें क्या कंसीडर किया। एक हमने पैरेलल वायर ली, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरह से पैरेलल जोड़ दिया बैटरी के साथ, और ये जो पूरा सिस्टम है वो वैक्यूम में क्रिएट कर दिया। मतलब जिस कमरे में हमने किया है उसमें क्या वैक्यूम है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है R। ये दोनों वायर हैं, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, आपका पैरेलल फ्लो हो रहा है। और इसमें हमने ये कंसिडर कर लिया कि इसकी जो लेंथ है वो कैसी है आपकी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स आपका हम 1 मीटर भी ले सकते हैं, 2 मीटर भी ले सकते हैं, कितने भी मीटर इसकी लेंथ ले सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे जो लेंथ ले रहे हैं वो है आपकी 1 मीटर, और इस वायर की भी कितनी है 1 मीटर। मतलब दोनों पैरेलल जो वायर हैं उसकी जो लेंथ लोगे वो कैसी लोगे आप, सेम लोगे, ठीक है। और उन दोनों वायर को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे की प्लेस्ड कर देंगे 1 मीटर। मतलब दोनों वायर को हम 1 मीटर दूरी पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमें पता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि 2 वायर में अगर पैरेलल करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा आपका, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा, जिसके कारण ये वायर इस वायर को खींचेगी और ये वायर इसको खींचेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये वायर क्या है, इस साइड आएगी आपकी, और ये वायर आपकी इस साइड आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वायर में हम स्प्रिंग लगा के, ये क्या कर दिया अपन ने, स्प्रिंग लगा दी, और इस स्प्रिंग को हमने फोर्स डिटेक्टर के साथ अटैच कर दिया कि कितना खींचती है। ये आपकी स्प्रिंग खींचेगी तो आपका उसमें फोर्स बता देगी कि हाँ ये 5 न्यूटन आ रहा है या 10 न्यूटन आ रहा है, आपका कितना न्यूटन आपका जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो आपकी मशीन लगाई हमने वो क्या करी आपकी, यहाँ पे आपकी मशीन है वो कैसी, फोर्स डिटेक्टर है। सारी बात समझ, फोर्स डिटेक्टर है। अब हमें पता है जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे दोनों वायर में आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और दोनों वायर में करंट जैसे फ्लो होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वायर है वो इस स्प्रिंग को अपने से अपोजिट खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टेंशन क्रिएट होगा, फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स कितना जनरेट होगा वो कौन बताएगा, आपका फोर्स डिटेक्टर बताएगा। अब फोर्स डिटेक्टर बताएगा तो उसकी सोइज जो है वो क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। अब ये फोर्स कितना जनरेट होगा, ये फोर्स आपका 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इतना अगर फोर्स जनरेट होगा, वो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका 1 एम्पियर के बराबर होगा। सारी बात समझे। हमने 2 वायर ली, इनफाइनाइट लेंथ का मीन्स आपकी लेंथ जो वो 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, मतलब उसकी लेंथ जो वो फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी तक है। हमने मान ली कि 1 मीटर की लेंथ है आपकी। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जैसे आपका चौक है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलते हैं, ये जो मोटाई होती है, जैसे ये वायर आपका, ये वायर है, इसका जो ये पोर्शन होता है दिख रहा नीचे बेस, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, नेग्लेजेबल है। कैसा है, नेग्लेजेबल है, 0 है, मतलब
तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा आपका नेग्लेजेबल है, और उनकी लेंथ कैसी है, 1-1 मीटर है, दोनों को 1 मीटर दूर रख दिया। अब पैरेलल करंट होगा तो क्या, पैरेलल करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे वायर, और वायर को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना अट्रैक्शन हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, वो इनडायरेक्टली हम कैसे करते हैं, इसको स्प्रिंग लगा देते हैं, और स्प्रिंग लगाते हैं उसको फोर्स डिटेक्टर के साथ लगा देते हैं। अब फोर्स डिटेक्टर की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगी, मतलब इतना फोर्स इसमें हमें दिखने लग जाएगा फोर्स डिटेक्टर में। इसका मतलब आपका इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, जो कि 1948 में दी थी, जो कि आपकी 1948 में दी गई थी। इस डायग्राम को फटाफट उतारो और इसकी डेफिनेशन कर लिखते हैं। ये आपकी बेटा डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर इज़ द कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट होगा इफ़ वी मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर, 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर थे आपके, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ हुआ मीन्स आपका, मैंने अगर 1 मीटर ले लिया तो आप 2 मीटर ले सकते हो, अगर मैंने 3 मीटर ले लिया तो आप 4 मीटर ले सकते हो, मतलब उसकी लेंथ जो वो इनफाइनाइट है। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये था, उसका कैसा, नेग्लेजेबल है, वायर बिल्कुल आपका बिल्कुल पतला है। आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे को क्या करा हमने, 1 मीटर दूर रखा है। इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखा है, एयर निकाल ली जिस कमरे में हमने रखा है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देन दे प्रोड्यूस, जब ये उस टाइम वो प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ इक्वल टू, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जनरेट कर रहे हैं, उसको हमने इनडायरेक्टली कैसे मेज़र किया है, फोर्स डिटेक्टर के द्वारा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो दोनों वायर जो फोर्स कितना लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो फोर्स कितना है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतना फोर्स जब होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपका 1 एम्पियर के बराबर होगा। फटाफट इस डेफिनेशन को उतार दो। चलिए नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी बेटा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो पहले डेफिनेशन दी गई थी वो क्या थी, देखिए पहले हमने क्या किया, बीकर को पानी गर्म किया, बीकर ले लिया और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर, इसको गर्म किया, और जब इसमें वेपर बन रहे थे तो उसका क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। हमने थर्मामीटर बनाया और उस थर्मामीटर में हमने ये देख लिया कि ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तक हमने देख लिया, वाटर जो है यहाँ पे, ये वाटर जो है यहाँ पे वाटर मैक्सिमम जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। आज हम उसको बताते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। वो कैसे हुआ, देखिए पानी को गर्म किया, पानी गर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे मरकरी लिया था और मरकरी ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, हमें नहीं पता था कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक आएगा, पर जो मरकरी है वो उस टाइम पे भी उतनी हाइट तक ही जाएगा। तो यहाँ पे मरकरी की हाइट सपोज कीजिए इतनी गई, तो हमने फिक्स मान लिया कि ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, पर कंडीशन कर दी कि ये कंडीशन जो है वो प्रेशर आपका 180 में ही होना चाहिए, प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा 180 जो कि आपका नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कर दिया। अब दूसरा यहाँ पे क्या किया, अब दूसरे में हमने क्या किया कि यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, बॉइल कर रहे थे, हाँ या ना। दूसरे में हमने फ्रीज करना शुरू कर दिया, वाटर को क्या करा, ठंडा करना शुरू कर दिया, कूल करना शुरू कर दिया। कूल करेंगे तो जो आपका थर्मामीटर है बेटा, उसमें जो पारा है वो धीरे धीरे क्या आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। जो आपका मरकरी है वो धीरे धीरे आपकी क्या होती जाएगी, नीचे आती जाएगी। और आपने लैब में भी देखा होगा थर्मामीटर, नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम जून जुलाई मई में बात करें तो चूरू में हमें पता है 45-50 तक चल जाता है टेम्परेचर आपका। पर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मानते हैं तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है।
और सर्दियों में भी हमें पता है, सर्दियों में जो हुआ आपका टेम्परेचर 25 से कम ही होता है, क्योंकि खेतों में आपके बर्फ़ जम जाती है। तो बर्फ़ कहाँ पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है। इसका मतलब बाहर टेम्परेचर आपकी सर्दियों में कितना तक चल जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चल जाता है, माइनस में चल जाता है, चूरू में बिल्कुल। तो यहाँ पे होता क्या बेटा कि मरकरी में हमने क्या किया, इस पानी को ठंडा किया तो नीचे आती गई और एक हाइट तक, अब सपोज कीजिए वो इतनी ही आई, बस हमने ये मान लिया कि ये आपका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता चल गया एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, अगर पानी को बॉईल करेंगे तो वो आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। और एक हाइट जहाँ तक वो नीचे उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, जब उसको ठंडा करेंगे तो वो आपका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। अब हमने क्या किया कि थर्मामीटर लिया, उस थर्मामीटर के अंदर हमने क्या किया, ये आपकी हाइट थी, सपोज कीजिए ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और एक आपकी हाइट आ गई किसकी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किए, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर 100 उसमें क्या लगा दी, लाइन लगा दी। कहाँ तक लगा दी, 100 तक लगा दी। इसलिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। मतलब हमने शुरू में कहाँ पे शुरू कर दिया कि आपका यहाँ से शुरू हो गया 1 से, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो आपका कहाँ से होगा, 0 से शुरू होगा। वो 0 से और वहाँ तक आपके बीच में हमने कितनी डॉट कर दिए, हमने 100 डॉट कर दिए। मैक्सिमम डॉट कितना था आपका, मैक्सिमम आपका 100 तक था। तो और यहाँ तक फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री तक। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो हाइट है आपकी, सपोज कीजिए 0 डिग्री सेल्सियस हो और ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये पर्टिकुलर जो हाइट है, ये आपकी दो के बीच की जो हाइट है, इसी हाइट को हम बोलते क्या हैं, टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो पारा के अंदर जो आपका सपोज कीजिए हमने, ये आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और यहाँ पे आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। हमने क्या कर दिया, उसके बीच में लाइन लगा दिया। आपने थर्मामीटर में भी देखा होगा, उसमें आपका 10 है, 20 है, 30 है, 25 है, 30 है, इसमें लाइन लगा रखी है अपन ने। तो एक पर्टिकुलर जो हाइट है, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 3 से 4, 4 से 5, मतलब 0 से 1, वो जो हाइट है उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। उस हाइट को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो उस हाइट को, पर्टिकुलर हाइट को हम क्या बोलते थे, 1 डिग्री सेल्सियस। ये जो डेफिनेशन थी वो आपकी कहाँ, कब थी, ये आपकी डेफिनेशन 1960 से पहले थी। 1960 में ऐसा यूनिट सिस्टम आया था, ऐसा सिस्टम जो आपका आया था वो 1960 में आया था। ये जो डेफिनेशन, जो नई डेफिनेशन बनाई गई है, वो आपकी नई डेफिनेशन बनाई गई 1967 में। कब बनाई गई है, 1967 में टेम्परेचर की नई डेफिनेशन आई है। वो नई डेफिनेशन है क्या, इसमें कमी क्या थी? पहली बात तो कमी ये थी कि हमने ऐसा ही सिस्टम में टेम्परेचर को केल्विन मान रखा था उसके यूनिट को। एक तो यहाँ पे ये गड़बड़ होगी, दूसरी गड़बड़ कहाँ पे हुई, ये जो आपका वेरिएशन आता गया टेम्परेचर की क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, तो उस पर भी आपका क्या हुआ, चेंजेस आने शुरू हो गए। तो हमने क्या किया, एक नई डेफिनेशन बनाई 1967 में। वो डेफिनेशन क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। एक बार ये राइट डाउन कर लो फटाफट। चलिए अब बात करते हैं 1967 में आपकी जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है भाई, केल्विन, और उसका सिंबल क्या है, के है। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से करते हैं, और उसका सिंबल, यूनिट का सिंबल एम्पियर है, और उसका सिंबल क्या हो गया बेटा, कैपिटल ए हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ा आपने को ध्यान में रखना है। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या बोलता है, देखिए मतलब यहाँ पे 1967 में इसकी डेफिनेशन क्या दी थी। इसने कहा कि एक ऐसा फ्रैक्शनल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मली होता क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका, यहाँ पे आपकी जो बर्फ़ होती है, मतलब आपका जो वाटर होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैस में भी होता है।
हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। पर अगर हम उसको एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उस स्टेट पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपकी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। अगर इन तीनों स्टेट हैं वाटर की तो इसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बात बोली मैंने, दोबारा समझिए। 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.60 केल्विन, हाँ या ना, इतने केल्विन के बराबर होता है। मतलब इतने केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इतने केल्विन पर वाटर जो है वो आपका सॉलिड में भी पाएगा, लिक्विड में पाएगा और गैस में पाएगा। तो उस तीनों स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट का मीन्स यहाँ पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं, देखिए बेटा, यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका गिलास वाटर है। अगर मैं इसमें खूब सारी आइस डाल दूँ, ठीक है, मेरे पास थोड़ा गिलास है, अगर हम इसमें ज़्यादा आइस डाल दें, ये कर दिया, दिख रहा है, इस आइस में हमने, इस वाटर में हमने ज़्यादा आइस डाल दी, तो यहाँ पे आपके पास लिक्विड भी है, ऊपर फ्लोटिंग क्या है, आइस भी है, सॉलिड भी है। और अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, क्योंकि अभी तो फैन भी चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपके वेपर्स भी बनते हुए दिखेंगे। क्या दिखेंगे बेटा, वेपर्स भी बनते हुए दिखेंगे। मतलब यहाँ पे 0 डिग्री जो सेल्सियस होगा वहाँ पे आपकी सॉलिड भी है, बर्फ़ भी है, नीचे वाला आपका क्या है, लिक्विड भी है, और वेपर्स भी बनते हुए दिखेंगे। वेपर्स भी बनेंगे तो गैस भी हो गया। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे तीनों स्टेट हैं वाटर की, इसलिए कहाँ पे मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। अब 1 केल्विन करना है मेरे को, तो 1 केल्विन की डेफिनेशन बना रहा हूँ, तो 1 केल्विन में क्या कर दूंगा मैं इसको कितने से भाग करूँ कि 1 केल्विन हो जाए। सर इसको तो 1 केल्विन करना है तो 273.116 से कर दो, इसको कटते ही आपका क्या आ जाएगा, 1 केल्विन आ जाएगा, हाँ या ना, बोलिए। तो यहाँ पे आपकी 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या होगी, एक बार इसको फटाफट राइट डाउन करो। देखिए 1 केल्विन इज इक्वल टू एग्जैक्टली, किसके एग्जैक्टली है, 1/273.16। अभी बताया था अपन ने। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है सर, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन है। अगर मेरे को इसको 1 केल्विन बनाना है तो 273.16 केल्विन, मतलब 1/273.16 केल्विन। इसी से तो क्या करूँगा मैं, इस फ्रैक्शन से ही क्या करूँगा मैं, इस फ्रैक्शन से ही मैं टेम्परेचर को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो वो आपके किसके बराबर आ जाएगा, 1 केल्विन के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही तो लिखा है कि 1 केल्विन इज इक्वल एग्जैक्टली 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द, यहाँ पे फ्रैक्शन भी आएगा, ऑफ फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मीन्स यहाँ पे आपका सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। 1/273.16 का मीन्स क्या है, फ्रैक्शन होता है, इसको डिवाइड किया अपन ने, इतने केल्विन को डिवाइड करके आपका क्या आएगा, 1 केल्विन आएगा आपका। ये डेफिनेशन थी आपकी थर्मोडायनेमिक की, जो कि आपकी 1967 में दी थी। बात करते हैं अब नई आपके नए फंडामेंटल क्वांटिटी की, जो कि आपका कौन सा था, चलिए बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में सिंपल सी बात कही, क्या कही इसने कि अगर हम C12, ये आइसोटोप है, 12 मतलब मास है, कार्बन का आइसोटोप है 12, नॉर्मल आपके जो नेचर में आपने मिलता है C12 मिलता है, C14 भी होता है। हमने C12 कार्बन के आइसोटोप का मास ले लिया, हमें पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मास की यूनिट क्या है, kg। तो इसलिए हम क्या करते हैं 0.012 kg ले लिया। अगर इसको देखोगे तो इसको मैं कह भी सकता हूँ 12 ग्राम ही, हाँ या ना,
क्योंकि 1 kg कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर ही तो होता है बेटा, 1000 ग्राम के बराबर है। तो C12 अपन ने क्या ले लिया? आइसोटोप ले लिया। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं, वो स्पीसीज़ होती हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास उनका क्या हो, डिफरेंट हो, या दोज स्पीसीज़ विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज़ डिफरेंट। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन। आइसोटोप का अगर आपने को देखना हो, आइसोटोप्स पी है आपका, पी को पकड़ लो, पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। आइसोबार बार मतलब भार मतलब मास इसका सेम होगा। बस आपका यहाँ पे है, ये अपने अलग से हैं, आइसो स्पीसीज़ हैं। इसको अपन बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं अपन। आइसोटोप्स जो है वो आपके आइसोबार के हैं, आइसोटोन्स के हैं, उनके बारे में बाद में बात करें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हमने क्या किया, C12 आइसोटोप ले लिया, उसके इतने kg ले लिए, इतने kg का मतलब 12 ग्राम ले लिए। अब 12 ग्राम में ये क्या आपका एटम ही तो है, C12 क्या है आपका एटम। 12 ग्राम में कितने एटम हैं? 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम हैं? तो हमने गिन के देखे तो वो एटम निकले 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम के बराबर निकला। तो हमने ये कह दिया कि इतनी जो क्वांटिटी होती है वो आपकी 1 मोल के बराबर होगी, 1 मोल के बराबर होगी। देखिए हम आगे बात करेंगे बेटा मोल एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मोल जो है वो आपका मोलिकुलर मास के बराबर होता है। अपन ने कितना उसका मास ले रखा है उसके बराबर होगा आपका मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे 1 मोल जो है, मैं ये भी कह सकता कि 1 मोल जो है उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है, मोलिकुलर मास के बराबर है। सपोज कीजिए मैंने वाटर ले लिया, वाटर आपका क्या है 2 + में 16 18 ग्राम। अगर मैं 18 ग्राम ले लूँ, इतने मास के बराबर होगा। मोलिकुलर मास का मतलब गिवन मास, इतने मास के बराबर होगा, गिवन मास ऑफ यहाँ पे मोलिकुलर मास के बराबर। 18 ग्राम ले लिया तो 18 ग्राम H2O में मेरे पास कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इतने अपने पास मोलिक्यूल्स होंगे वाटर के। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा देखो इसको क्या कह रहा हो। इसने क्या कहा, एक स्टैंडर्ड कार्बन एटम ले लिया C12। ठीक है, C12 का अमाउंट जो लिया था 0.012 kg ले लिया। kg क्यों लिया? क्योंकि मास की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, kg है। इसी बात को मैं लिख सकता हूँ कि वो 12 ग्राम उसने ले लिया है। उसने कहा कि 12 ग्राम में जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जितने भी होंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या एंटिटीज़ बोलते हैं चीज़, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ये आपके एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इनके बराबर हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बराबर भी हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। एलिमेंट्री में अपन ये सारी चीज़ें आएंगे अपने, मॉलिक्यूल्स भी आपके, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर इतने ग्राम C12 अगर कार्बन ले लिया तो उसमें कितने एलिमेंट्री एंटिटीज़ हैं। एलिमेंट्री एंटिटीज़ मतलब उसमें एटम कितने हैं। तो हमने देखा कि 12 ग्राम कार्बन जो है उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम हैं। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना भी कितना है, एटॉमिक मास 16 है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम मिलेंगे, मतलब जितना उनका मोलिकुलर मास होगा ना उतने मोलिकुलर मास 1 मोल के बराबर होगा। यही तो बात कही थी मैंने अभी। 1 मोल जो है वो किसके बराबर होगा, उसके मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास के बराबर होगा, एटॉमिक मास ऑफ स्पीसीज।
सारी बात समझे। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, एक बार देखिए और क्लियरिटी होगी। फटाफट इसको उतारो एक बार जल्दी। देखिए बेटा, मैंने अभी कहा कि मैंने कहा कि एक मोल जो हो किसके बराबर है, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बराबर है। एटॉमिक मास मतलब एटम में आ जाएगा, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है कार्बन का सर एटॉमिक मास 12 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 12 ग्राम में 1 मोल है। और 1 मोल कितने के बराबर है, 1 मोल आपका 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर है। इतने एटम के बराबर है। अगर मैं कहूँ जैसे सपोज कीजिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। इसका मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन अगर मैं ले लूँ तो इसका मतलब वो 1 मोल के बराबर होगा। मतलब 14 ग्राम जो है उसमें 1 मोल है, तो इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने क्या होंगे, एटम होंगे, इतने एटम्स होंगे। बोल सकता नहीं बोल सकता कि 1 मोल जो है वो मोलिकुलर मास एटॉमिक मास के बराबर हो, और यही क्वांटिटी किसके बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻23। हाँ या ना, यही तो बताया मैंने अभी। तो 1 मोल जो है वो, मैं ये भी तो कह सकता हूँ 1 मोल जो है वो इतने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मोलिकुलर मास जो है वो इसके बराबर है और यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया। तो अगर मैं कहूँ सपोज कीजिए CO2 है, CO2 का मोलिकुलर मास निकालना 12 प्लस में यहाँ पे 16 दूनी 32, कितने हो गए, 44 हो गए। मतलब अगर मेरे को 1 मोल अगर चाहिए CO2 तो कितने ग्राम ले लूँगा CO2 को, 44 ग्राम ले लूँगा। 44 ग्राम में 1 मोल CO2 है अपने पास, मतलब इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 ये आपके इतने मोलिक्यूल्स हैं CO2 के। मेरे को अगर इतने ग्राम अगर 44 ग्राम अगर CO2 ले लिया तो इसका मतलब मैंने इतने मोलिक्यूल CO2 के ले लिए। जैसे आप सपोज कीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास होता है 180 ग्राम। अगर आपने ग्लूकोज लिया है 180 ग्राम, 180 ग्राम अगर ग्लूकोज लिया है तो वो आपका 1 मोल के बराबर है। 1 मोल का मीन्स मतलब यहाँ पे 180 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 इतने उसमें ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स हैं। यही तो बात बता रहा है। तो उसने कह दिया कि C12 अगर अपन 12 ग्राम लेते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो आपका 1 मोल के बराबर होगा। यही तो बात बताई उसने। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, मतलब मोल्स, 1 मोल की डेफिनेशन क्या होगी, एक बार ये उतारो फिर बात करते हैं अपन। देखिए बेटा, 1 मोल क्या है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is the amount of substance which contain many elementary entities। कितनी many elementary entities as there are atoms in इतने kg of C12 atom। C12 एटम में इतने kg अगर लिया है तो उसमें जो एलिमेंट्री एंटिटीज़ हैं, मतलब एटम्स हैं, वो आपका क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अगर मैं सपोज कीजिए कहूँ आपको कि यहाँ पे मैंने कह दिया कार्बन आपका ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, नियोन की बात करूँ अगर सपोज करो, अगर मेरे को कहना है कि नियोन के 1 मोल लेने हैं तो कितना ग्राम लूँगा मैं, आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नियोन का अगर मेरे को 1 मोल लेना है तो कितने ग्राम लूँगा। एक तो आपको ये बताना है नियोन का, दूसरा आपको बताना है कि मेरे को अगर सुक्रोज लेना है, सुक्रोज का फॉर्मूला बता देता हूँ, C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। चीनी होती है आपकी, सुक्रोज केन शुगर, इसी का नाम है केन शुगर, ठीक है। सुक्रोज बोल दो, केन शुगर बोल दो, ये इसी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। आम भाषा में इसको चीनी बोलते हैं। अब आपको ये बताने हैं कि कितने ग्राम में 1 मोल के बराबर होगा, ये आपको कमेंट करके आपको बताना है सिंसियरली, ठीक है। डेफिनेशन उतारो, नेक्स्ट फंडामेंटल की बात करो। चलिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो शुरू में डेफिनेशन दी थी वो क्या थी
कि ये आपकी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के द्वारा जो चमक निकलती है, इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, आम भाषा में इसको चमक बोलते हैं। एक कैंडल के द्वारा जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो इंटेंसिटी आपकी क्या कहलाती है? वन कैंडेला कहलाती है, क्योंकि कैंडल है, इसी से बना कैंडेला, वन कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, जिसको CDCT नोट करते हैं। अब ये जो डेफिनेशन थी वो 1979 से पहले थी। 1979 में नई डेफिनेशन आई थी, 1979 में। कमी क्या थी इसमें? अगर आप मोमबत्ती को अगर डिफरेंट साइज़ में लोगे, देखिए आप यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? यहाँ पे आपकी जो साइज़ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कि कितनी सप्लाई मिल रही है आपको। सपोज़ करो एक तो आपका वहाँ सप्लाई ना हो ऑक्सीजन की और एक आपकी ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई हो, तो जिसमें ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होगी तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एक मॉइस्चर कि मॉइस्चर कितना आपका एनवायरनमेंट में, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये आपकी कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, ठीक है। तो कैंडल ही आपकी जो है, यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी निकल रही है, ये इंटेंसिटी आपको दिख रही है, जो फ्लेम है इसकी वो कैसी येलो कलर की है, हाँ या ना? तो ये जो आपकी इंटेंसिटी निकल रही है, आपको दिख रही है, जो चमक दिख रही है, वो चमक ही बोलते हैं वन कैंडेला। इसी को बोल रहे हैं वन कैंडेला। कैंडल से कैंडेला आया है, आ रही बात समझे? तो अब यहाँ पे जो चमक है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसकी बाती मतलब इसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना वैक्स है, मोटाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन कितनी मिली है। अगर ऑक्सीजन अपन कम दे रहे तो अब इसकी क्या हो रही है? किसी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, किसी में कम है। कहीं पे अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पे भी क्या होगी? चमक कम होगी। तो यहाँ पे ये जो आपकी इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। हर एनवायरनमेंट में वन कैंडेला की डेफिनेशन क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो हमने नई डेफिनेशन बनाई जो कि आपकी थी 1979 में, ठीक है। बर्थडे बन गया आपका। चलिए भाई, अब नई डेफिनेशन आपकी क्या थी? एक बार इसको उतारो फटाफट। नई डेफिनेशन आपकी आई 1979 में। उस डेफिनेशन में कमी क्या थी आपकी? पता चलेगा आपको। यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी कि आपको वन स्टेरेडियन आपको बता रखा है कि ये आपका वन स्टेरेडियन है। वन स्टेरेडियन में आपका ये आपका क्या था? आर, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर आपका आर था, और जो एरिया था वो एरिया कितना था आपका? सरफेस एरिया स्फीयर का वो कितना था? आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल में अपन ने स्टेरेडियन पढ़ा था। वन स्टेरेडियन इज ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, नोन एज वन स्टेरेडियन। यही तो था आपका कि हमने बात की थी। जैसे ये आपका था बेटा, देखो ये आपकी क्या थी? आर रेडियस थी। ये जो आपका एरिया था वो क्या था? आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे एडजस्ट करें, इस आर को इस तरह से एडजस्ट करें कि ये आपका क्या बन जाए? आर स्क्वायर बन जाए। वो आपका वन स्टेरेडियन था। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? सोर्स लगा दिया मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ पे लाइट लगा दी मैंने। अब वो जो लाइट है, कुछ आप ऐसे मान के चलिए, देखिए कि हमने पीछे से कोई सोर्स लगाया है कि आपका यहाँ पे लाइट का सोर्स आपका यहाँ से पीछे से लाइट का सोर्स लगा रहा हूँ। ये जो लाइट का सोर्स आपका पीछे, ये मोनोक्रोमेटिक है। क्या आपका? मोनोक्रोमेटिक। कहता क्या है ये कि अगर मैं अपने यहाँ पे लाइट का सोर्स लगाया, ये सोर्स कैसा है? मोनोक्रोमेटिक।
मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसमें वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो। एनर्जी भी सेम हो, मतलब यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज इतनी थी। मतलब मैंने अभी जो लाइट चसाई है, ऑन की है, वो आप मानिए मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया अपन ने। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए अपन सोर्स ले सकते हैं, सोडियम लैंप है आपका। आजकल जो LED आती है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट ही इमिट करती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो आपकी एनर्जी ली है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 540 इंटू 10⁻12 10⁻क्या ये का 12 हर्ट्ज है। ठीक है, अब इस लाइट की हम क्या करते हैं, वाट बढ़ाने शुरू करते हैं। 0 वाट से बढ़ाना शुरू करेंगे, मतलब इसकी पावर को बढ़ाना शुरू करते हैं। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। अब इस वाट को जैसे हम बढ़ाएं, ये वाट तब तक बढ़ाना है जब आपका 1/683 वाट हो जाए। मतलब हमने क्या किया, एक स्टेरेडियन के बेस में, मतलब जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे हमने सोर्स लगाया। उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज है। इस सोर्स की हमने पावर बढ़ाने शुरू की। उस पावर को कहाँ तक बढ़ाना है, 1/683 वाट तक बढ़ाना है। इतना अगर बढ़ जाता है 1 स्टेरेडियन में, तो वो जो इंटेंसिटी बनेगी इसके द्वारा, जो इंटेंसिटी आपको यहाँ पे दिखेगी, वो इंटेंसिटी आपकी क्या कहलाएगी, एक यूनि डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिख रही है आपको यहाँ पे। तो इंटेंसिटी जो होगी वो आपकी एक कैंडेला का बराबर होगी। ये आपकी क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी है। दोबारा देखिए, आपका 1 स्टेरेडियन के बेस में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लगा देते हैं और यहाँ पे जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो, अगर यहाँ पे हम उसके पावर बढ़ाएं, कहाँ तक पावर बढ़ाएं, 1/683 वाट तक इसकी अगर पावर बढ़ाते हैं, इस सोर्स की पावर, मतलब जैसे बार आपके नहीं आते बल्ब, 0 वाट का बल्ब आता है, 9 वाट का बल्ब आता है, 15 वाट का आता है, 50 वाट का आता है। इस तरह से आपका हमें उसकी पावर बढ़ानी है। पावर कहाँ तक बढ़ानी है, 1/683 वाट तक बढ़ाना है। इतना वाट जब हो जाता है इस पर्टिकुलर सोर्स के द्वारा, तो वो आपकी जो इंटेंसिटी बन रही है वो इंटेंसिटी एक कैंडेला का बराबर होगी। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, फटाफट इसको लिखो। चलिए बेटा देखिए, 1 कैंडेला इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है इन गिवन डायरेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी आप, ऑफ ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब आपकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, पर्टिकुलर उसकी एनर्जी है। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। एंड रेडिएंट इंटेंसिटी कितना वाट तक अपने को उसकी इंटेंसिटी रेडिएंट करवानी है, 1/683। जब ये इतने वाट पर सेकंड इमिट करना शुरू कर दे इंटेंसिटी को, तो वो आपका क्या होगा, 1 कैंडेला का बराबर होगा। ये आपका 1 कैंडेला का, ठीक है बेटा। ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। फटाफट इसको सब्सक्राइब कराओ जल्दी से अपने दोस्तों से, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।